नेक्स्ट वन इज द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। देखिए डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम हैं वो डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट या डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं, उन्हीं की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सो एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी एंजाइम की। एंजाइम स्पेसिफिसिटी से मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर तरह की रिएक्शन की ही स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, या मैं कह सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन की ही कैटालिसिस करता है या उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकता है। या मैं कह सकता हूँ कि कोई भी एंजाइम है वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करेगा। अगर उस एंजाइम को हम किसी दूसरे सबस्ट्रेट में डाल दें तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। अब एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो बेसिकली 4 टाइप्स की है, जिसमें पहले टाइप है दैट इज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। सेकेंड टाइप है इसमें दैट इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम। थर्ड टाइप जो है इसमें दैट इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ग्रुप स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम। और फोर्थ टाइप है इसमें दैट इज ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम। दैट इज ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी को हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। सो इसमें सबसे पहला हम स्टडी करते हैं दैट इज ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। सॉरी, द फर्स्ट वन इज द रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में है कि जो ज़्यादातर एंजाइम होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को ही कैटालाइज करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन की ही स्पेसिफिसिटी को मॉनिटर करेंगे। द एंजाइम्स विच कैटालाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्शन स्पेसिफिक एंजाइम एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। मतलब ये हो गया कि जो एंजाइम किसी एक तरह की रिएक्शन के ऊपर ही एक्ट करते हैं, किसी एक तरह की रिएक्शन को ही परफॉर्म करते हैं, उनको हम रिएक्शन स्पेसिफिक एंजाइम्स कहते हैं। और एंजाइम्स की इस प्रॉपर्टी को रिएक्शन स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एस्ट्रेज एंजाइम को लें, फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें एस्ट्रेज एंजाइम्स। एस्ट्रेज एंजाइम्स वो होते हैं जो एस्टर से संबंधित रिएक्शंस में रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सो एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो एस्टर की रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। सो सेकंड एग्जांपल इसमें अगर हम देखें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सो ऐसे एंजाइम जो वाटर के साथ होने वाली रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, ऐसे एंजाइम को हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कह देते हैं। ऐसे एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब है दैट इज अ रिमूवल ऑफ H2। ऐसे एंजाइम जो H2 को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम को हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स कह देते हैं। एंड फोर्थ वन इज द ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज मीन्स ऑक्सीडेशंस। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ऐसे एंजाइम को हम ऑक्सीडेज एंजाइम कहते हैं। सो रिएक्शन स्पेसिफिसिटी जो एस्टर्स बनाएं या एस्टर को ब्रेक डाउन करें, ऐसे एंजाइम को एस्ट्रेज एंजाइम कहेंगे। जो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कैटालाइज करें, हाइड्रोलिटिक हो गया। जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करें, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गए। और ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन कराए, उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कराएं, उनको हम ऑक्सीडेज एंजाइम कह सकते हैं। सो किस तरह की रिएक्शंस एंजाइम करते हैं उसको एंजाइम्स की रिएक्शन स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। सेकेंड वन इज द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि एंजाइम्स जो हैं, कोई भी एक एंजाइम वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करेगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करेगा। इसी को एंजाइम की सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी मीन्स दैट एन एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम्स। एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे काम करता है और दूसरे सबस्ट्रेट के लिए हमें कोई दूसरे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर पहला जो हमारा एंजाइम है वो है यूरिएज। यूरिएज एंजाइम क्या करता है, ये यूरिया के ऊपर काम करेगा
और यूरिया को तोड़कर अमोनिया NH3 और CO2 बना देता है। सो ये जो यूरिया है ये है इसमें हमारा सबस्ट्रेट। तो यूरिएज एंजाइम सिर्फ यूरिया पे ही काम करेगा, इसके अलावा किसी पे भी काम नहीं करेगा। सो यूरिएज एंजाइम इज स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट यूरिया। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें, हमें पता है कि जो माल्टोज है वो अगर पानी में हम उसको डाल दें, उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, तो माल्टोज से 2 ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है। तो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए एंजाइम जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो एंजाइम है माल्टेज। तो माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज के ऊपर काम करेगा। तो इस केस में सबस्ट्रेट कौन सा हो गया, माल्टोज। तो माल्टोज सिर्फ माल्टेज सिर्फ माल्टोज पर काम करेगा, वो किसी अन्य सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। थर्ड एग्जाम्पल है इसमें, दैट इज एंजाइम प्रोटीनेज। हमें पता कि प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई है, प्रोटीन मिलके बनी होती है अमीनो एसिड से। तो अगर प्रोटीन में एंजाइम प्रोटीएज डाल देते हैं हम, प्रोटीएज एंजाइम बहुत सारे हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी एक प्रोटीएज एंजाइम अगर हम प्रोटीन में डाल देंगे तो वो प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। सो दिस प्रोटीएज एंजाइम इज स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट प्रोटीन. So all these three examples show that a particular enzymes can act only a particular type of the substrate. This is called as substrate specificity of an enzyme. थर्ड वन इज द ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी हमें ये कहती है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम है वो पर्टिकुलर टाइप की ग्रुपिंग को ही कैटालाइज करता है, एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप को ही की ही रिएक्शंस को वो परफॉर्म करेगा। जैसे हमें ये पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। वी नो वेरी वेल दैट इज। सो जितने भी एंजाइम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ते हैं उन सारे एंजाइम्स को ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम कह देते हैं। तो ग्लाइकोसाइडेज जो हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप है एंजाइम्स का, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ग्लाइकोसाइडेज क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। और इसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स में जो है बहुत सारे ग्रुप एंजाइम्स हो सकते हैं। सो मैनी एंजाइम्स इसमें हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमें पता है कि माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों किससे जुड़े होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से या अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो इस माल्टोज के ऊपर अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि कौन सा एंजाइम इस लिंकेज को तोड़ता है, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज एंजाइम। इसी तरह से हमें ये पता है, सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखिए स्टार्च का हमें पता है, स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, स्टार्च बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ होता है। अगर हम बात अमाइलोज की करें तो बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती हैं। इन ग्लूकोज की यूनिट आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, दैट इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अगर स्टार्च में हम एंजाइम डाई एस्टेज डाल देते हैं, नाम है एंजाइम का डाई एस्टेज, तो ये एंजाइम क्या करता है, डाई एस्टेज एंजाइम जो है स्टार्च की अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ देता है। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसमें। अगला एग्जाम्पल हमारा दैट इज, हमें पता है कि जो सुक्रोज है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सी है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अगर हम सुक्रोज में एंजाइम सुक्रेज डाल देते हैं, यहाँ पर एंजाइम सुक्रेज डाल देंगे सुक्रोज के अंदर, तो क्या करेगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ देगा। तो तीनों ही केस में, चाहे हम बात माल्टोज की करें वो भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है, डाइएस्टेज की बात करें बीटा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है, सुक्रेज की बात करें ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ता है। सो माल्टोज, डाइएस्टेज एंड सुक्रेज ये सारे एक ही तरह की लिंकेज के ऊपर काम करते हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे ग्रुप स्पेसिफिक एंजाइम्स। एक और एग्जांपल अगर हमें देखें तो हमें ये पता है कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं। मैनी अमीनो एसिड combines together to form a long chain of polypeptide that is called as protein। और इन अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज हम यूज़ कर सकते हैं पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम भी क्या करता है, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है। ट्रिप्सिन एंजाइम
ट्रिप्सिन एंजाइम भी क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ही तोड़ता है। कीमोट्रिप्सिन एंजाइम भी क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये एंजाइम जो है सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही काम करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड को ही तोड़ते हैं। तो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम हो गए ये। तो कौन से ग्रुप से हो गए ये एंजाइम, ये एंजाइम प्रोटीन ग्रुप से हो गए, क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी एंड फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ वन। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर्स की रिएक्शन कराने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप का ही एंजाइम चाहिएगा। एक एंजाइम एक ही ऑप्टिकल आइसोमर्स पे काम करेगा और दूसरा कोई एंजाइम होगा वो दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर्स की रिएक्शंस को कैटालाइज करेगा, उसकी रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। एक ही आइसोमर्स दो ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्पीड को कैटालाइज नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, दिस इज आवर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, अगर लैक्टिक एसिड में हम एंजाइम एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डालते हैं, एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डालते हैं हम, एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसको मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में एल एल डी एच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एल डी एच एंजाइम कह सकता हूँ मैं। तो ये एंजाइम जो है एल लैक्टिक एसिड्स बनाएगा। सॉरी, दिस वन इज द पायरुविक एसिड, दिस वन इज द पायरुविक एसिड। सो पायरुविक एसिड में अगर हम एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज डालेंगे तो ये एल लैक्टिक एसिड ही बनाएगा, डी नहीं बना सकता। तो COOH, यहाँ पर OH आ गया, इस पे H एंड दिस विल बिकम CH3। तो ये जो बनाएगा कौन सा आइसोमर बनाएगा, एल लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हम इसी पायरुविक एसिड में ऐड करते हैं दैट इज डी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, इसका दूसरा नाम है सिंपल फॉर्म में डी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है वो डी लैक्टिक एसिड बनाएगा। पायरुविक एसिड में अगर हम DLDH डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म द डी लैक्टिक एसिड। तो एल लैक्टिक एसिड और डी लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले स्ट्रक्चर में ये OH ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए यूज हुई टर्म एल। दूसरे वाले में OH ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में है, इसलिए हमने लिखा डी आइसोमर है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन या कहें कि स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग है इनकी। तो डिफरेंट आइसोमर्स के लिए हमें डिफरेंट एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी।